सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैं आप लोगों को अभी अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। और ये वीडियो जस्ट इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसका ही एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं अकाउंटिंग को डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। अब एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ें तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में समझ लिया है। और टर्मिनोलॉजी में हमने कई सारे शब्दों के बारे में समझा, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में भी समझा था। अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पर अकाउंटिंग समझने वाले हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक रात के 11 बज रहे हैं। और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं इस कंप्लीट वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ही सोने जाऊँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब वीडियोज़ को बनाने में। और उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में, और ये पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है इस वीडियो के लिंक में, या इसके पहले वाली वीडियो के लिंक में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब सिंपली समझते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है सर? ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लिखना था, यहाँ पे प्रोसेसर लिखा गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ कीपिंग द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी है, उसमें जो भी पैसों का लेन-देन हो रहा है, उसके बारे में जानकारी रखना, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना, यही होता है हमारा अकाउंटिंग। द अकाउंटेंट्स मतलब वो लोग, अकाउंटेंट किसे बोलते हैं? वो लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, यानी जो बिज़नेस के हिसाब-किताब को मैनेज करते हैं। द अकाउंटेंट समराइज़ द ट्रांज़ैक्शंस, जो भी लेन-देन हुए हैं उनको समराइज़ करते हैं, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज़, अभी आगे सीखेंगे हम जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। दीज़ एंट्रीज़ आर यूज्ड इन बुक कीपिंग, और इन एंट्रीज़ को हम लोग बुक कीपिंग में इस्तेमाल करते हैं। फॉरगेट इट, इसको छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो। व्हाट इज़ बुक कीपिंग एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, उनको अच्छे से मैनेज करके रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, और यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, आगे बात लिखी है कि अगर कोई एनालिस्ट है, एनालिस्ट कौन? देखो कई बार क्या होती है ना, जब हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा होता है, तो हमारे बिज़नेस को ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट मीन्स हमें सरकार को उसका हिसाब-किताब देना पड़ता है कि हमारा बिज़नेस कितने में है और हमें कितने की इनकम होती है। सिंपली सरकार को ये बताना होता है कि हमारी इनकम्स क्या हैं। तो इनकम कैसे दिखाते हो? आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होने चाहिए, जिसके लिए हम लोग एक सीए हायर करते हैं। अपने बिज़नेस के अंदर हम एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं, जो अकाउंटेंट क्या करता है कि हमारे बिज़नेस को पूरी तरह से अच्छे से मैनेज करके रखता है। और जब भी कोई एनालिस्ट या इंस्पेक्शन करने वाला, आप समझ लो, आता है इंस्पेक्शन करने, तो आप उनको वो अकाउंट बुक दिखा सकते हो। आपने मूवीज़ देखी हैं, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें रेड्स होती हैं। रेड समझते हो ना? एक्चुअली अजय देवगन की आपने मूवी देखी होगी रेड। रेड में क्या करता है, जब वो किसी के घर जाता है, तो वहाँ पे वो उसके अकाउंट्स चेक करता है। अकाउंट्स में अगर कुछ मिसिंग है, तो वो वहाँ पे उन चीज़ों को सील कर सकता है। मीन्स होता ये है कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो हमारे बिज़नेस का पूरा हिसाब-किताब अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए, और एक अकाउंटेंट का काम यही होता है कि वो उन हिसाब-किताब को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई एनालिस्ट, यानी कि अ, एनालिटिक्स करने वाला, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, इंस्पेक्शन करने वाला हो सकता है, या आप किसी को हायर करते हो कि आप आपके बिज़नेस को वो एनालाइज़ करे। ठीक है? तो वो जब उस चीज़ों को देखे, तो वो एग्ज़ैक्टली समझ जाए कि आपके बिज़नेस की क्या सिचुएशन है। जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा बिज़नेस लॉस में है कि प्रॉफ़िट में है, बट एक एनालिस्ट आपके बिज़नेस के अकाउंट्स को देख के समझ जाएगा कि आपके बिज़नेस की क्या सिचुएशन है, और वहीं से पता चलता है कंपनी की वैल्यूएशंस। तो ये चीज़ें हैं कि जब भी कोई एनालिस्ट जो है आपके अकाउंट्स को रीड करता है, तो वो एक फेयर आइडिया, मतलब उसको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, आपकी कंपनी घाटे में चल रही है या आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ये सब चीज़ें। Thus, for public listed companies, the books of transactions is necessary to determine the company valuation। कह रहा है, अच्छा आप लोगों ने ये चीज़ सुनी है कि
कोई कंपनी है उसके शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स के रेट कम हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है इन्हीं सब चीज़ों पर। कंपनी के जो बुक्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये चीज़ है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी कितने 100 करोड़ की कंपनी है, ये सब डिपेंड करता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ आवर टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, मैंने अकाउंट्स के बारे में एक फेयर आइडिया आपको दे दिया कि अकाउंट्स एक्चुअली में क्या होती हैं या अकाउंटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है? लेकिन जब हम अकाउंटिंग्स करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे अकाउंट्स की नीड होती है। मैं इस चीज़ को कैसे बताऊँ? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लो कि मुझे अपने बिज़नेस का पूरा हिसाब-किताब लिख के रखना है, बहुत अच्छे से बिज़नेस को लुक एट हियर, लुक एट प्लीज़। मुझे अपने बिज़नेस का पूरा हिसाब-किताब लिख के रखना है, सो मुझे नीड होगी बहुत सारे अलग-अलग टाइप के अकाउंट्स की, ओके? मीन्स मेरा बिज़नेस मान लो कपड़ों का बिज़नेस है, ठीक है? तो मुझे सबसे पहली जो नीड होगी वो होगी मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी, ठीक है? मतलब उनका एक हिसाब-किताब अलग चलेगा। मेरे बिज़नेस में एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस लाइक मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, लाइक मैं रेंट पे करता हूँ, लाइक मैं सैलरीज़ पे करता हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को जो एक्सपेंसेस हैं, इनको मेंटेन करने के लिए मुझे अलग अकाउंट्स चाहिए होंगे। मैं सामान खरीदता भी हूँ और बेचता भी हूँ, तो उनके लिए मुझे सेल्स के अकाउंट और परचेज़ के अकाउंट अलग-अलग चाहिए होंगे। मैं अपने पैसे को कैश में और बैंक में दोनों में रखता हूँ, तो मेरे पास कैश का अकाउंट भी होना चाहिए और मेरे पास बैंक का अकाउंट भी होना चाहिए। तो इसी तरह से ना अकाउंटिंग करते टाइम हमें बहुत सारे अलग-अलग अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। आई रिपीट, अकाउंटिंग्स के टाइम हमें बहुत सारे अलग-अलग अकाउंट्स की ज़रूरत होती है और इन अकाउंट्स को पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे कि किस अकाउंट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं और ये मैं कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग के अंदर। क्योंकि अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि जो अकाउंट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो किस टाइप का है, इस पर किस टाइप के रूल्स अप्लाई होंगे, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तब तक आप अकाउंटिंग नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए अकाउंट्स जितने भी होते हैं, देखो अब जनरल बात है कि आप जब अकाउंटिंग करोगे और जितने भी अकाउंट्स को यूज़ करोगे, तो उसके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होंगी। और ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, इन सभी अकाउंट्स को हम लोग 2 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं, जनरली आगे चलकर हम इसे 3 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 2 कैटेगरीज़ कौन-कौन से हैं, इनको बात करते हैं। तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स, राइट? पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। तो कुछ ऐसे खाते होते हैं जिनको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। किस आधार पे डालेंगे? क्या-क्या उसकी खासियत होगी कि हम उसे पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ये हम बात करेंगे अभी। और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे, वो भी हम अभी बात करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा पर्सनल पे आ जाते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट्स को समझ लेते हैं कि अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स कौन होते हैं? अच्छा, अगर किसी को जानना है व्हाट आर अकाउंट्स, तो ऐसा समझ लो कि बिज़नेस के जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी को हम अकाउंट्स कहते हैं, फिलहाल। अब आ जाओ, देखो पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे, तो पर्सनल अकाउंट एक्चुअली में क्या है? दीज़ अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू अ पर्सन, ओके? मतलब किसी आदमी, कोई भी एक पर्सन का अकाउंट होगा, तो क्या हम उसे पर्सनल बोल देंगे? हाँ। क्या मोहन मेरे साथ बिज़नेस करता है और मोहन मेरे से सामान खरीद के ले जाता है और मैं उसको उधार में सामान देते रहता हूँ, तो क्या मैं उसका अकाउंट अगर अपने पास लिख रहा हूँ, तो क्या वो पर्सनल अकाउंट होगा? डेफ़िनेटली वो एक पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड टू अ पर्सन है, ओके? तो इस तरीके से तो एक कंपनी है जो मेरे से सामान खरीद के ले जाती है और मैं उससे उधार भी देते रहता हूँ। तो क्या वो कंपनी एक्स-वाई-ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड समथिंग, क्या वो कंपनी भी पर्सनल अकाउंट ही है? डेफ़िनेटली। तो कोई अकाउंट अगर रिलेटेड हो किससे? एक पर्सन से, ग्रुप ऑफ पर्सन से, किसी कंपनी से, किसी एसोसिएशन से, तो कहेंगे कि वो अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सुनो, ध्यान से समझो। यहाँ पर ना चीज़ों को समझना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियोज़ देख लोगे, नहीं देखोगे, क्लासेस में जाओगे, पढ़ोगे, कुछ सीखोगे, कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। बट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ,
उस पे फ़ोकस करो कि मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। मैंने ये बताया कि अकाउंट्स क्या होते हैं। बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे अलग-अलग अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, उसमें कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, दीपक, रमेश, मदन, समथिंग, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं लाइक मोहन एंड सन्स, राजेश एंड ब्रदर्स, दीपक एंड ठीक है, दीपक एंड अदर्स, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई कंपनी हो सकती है या कोई एसोसिएशन हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी अकाउंट आपको दिख रहा है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई कंपनी है या कोई एसोसिएशन, तो उसके अकाउंट को हम लोग डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक पर्सनल अकाउंट है। अकाउंट्स की पहचान करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आगे चलकर हम लोग थोड़े से गोल्डन रूल्स पे बात करेंगे। थोड़ा-सा हम लोग जब ट्रांज़ैक्शन की ओर बढ़ेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इन चीज़ों को समझना। सो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ों को समझ रहे हो। अगर आप नहीं समझ रहे हो या समझना नहीं चाहते हो, तो फॉरगेट इट कि आप अकाउंटिंग कभी सीख पाओगे। और अगर कोई कहता है कि विदाउट अकाउंटिंग मैं तो टैली पे वर्क कर सकता हूँ, वो डेफ़िनेटली झूठ बोल रहा है। क्योंकि बिना अकाउंटिंग की नॉलेज रखे आप टैली पे वर्क नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो करता हूँ, डेफ़िनेटली उसने बहुत सारा काम किया होगा तभी वो कर पाएगा। एंड ओवरऑल उसे भी अकाउंट्स की नॉलेज होगी ही। सो अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैली। लेट्स गो। बात करते हैं, तो अगर कोई पर्सन का अकाउंट दिख जाएगा, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का अकाउंट दिख जाएगा, किसी कंपनी का या एसोसिएशन का अकाउंट दिख जाएगा, तो हम कहेंगे कि भैया वो एक पर्सनल अकाउंट है। अभी इस बात को छोड़ते हैं कि नेचुरल पर्सनल क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है, इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं अभी। फिलहाल के लिए मान लो कि राज का अकाउंट है, राजेश का अकाउंट है, रमेश का अकाउंट है, सुरेश का अकाउंट है, ये सभी के सभी अकाउंट पर्सनल में आएँगे। टाटा जनरल स्टोर एक कंपनी हो सकती है, ये एक दुकान का नाम हो सकता है। रमेश एंड ब्रदर्स एक ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम हो सकता है ना? या फिर बिरला प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी हो सकती है। इनके खाते जो है जनरली हम लोग किसमें डाल देंगे? पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे, सिंपल। दीज़ पर्सन्स कैन आल्सो बी आर्टिफिशियल। अच्छा, ये पर्सन्स नेचुरल भी हो सकते हैं। अब मैं बता ही देता हूँ देखो। जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर अब आ जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा-सी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से भाई? तो जो सबसे पहला हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से जो दूसरा हमारा अकाउंट होता है, जस्ट कॉपी पेस्ट इट, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, राइट? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं इसे? तो उसके बारे में समझो। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्यों बोलते हैं? उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक और होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं थोड़ा-सा पहले इसको अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ, देन मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ अब सुनो ध्यान से। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सिंपली कोई भी एक आदमी का खाता अगर होगा ना, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ओके। जैसे कि हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, राम, श्याम, मोहन का अकाउंट ये सब हो सकता है पर्सनल अकाउंट, कोई कंपनी का अकाउंट हो सकता है पर्सनल अकाउंट, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का अकाउंट हो सकता है पर्सनल अकाउंट। लेकिन किसी एक आदमी का खाता अगर हमें दिखा, तो हम कहेंगे कि भैया ये एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? तो ओनली वन पर्सन, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ओनली वन पर्सन। अगर सिर्फ एक आदमी है, तो
इसके अकाउंट को हम लोग बोलेंगे कि ये एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई कि एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ओनली वन पर्सन, कोई भी एक आदमी का खाता आप ले आओ, ठीक है? पहली बात तो वो पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल होगा ही क्योंकि आदमी का खाता है, किसी एक आदमी का खाता है, तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरल, ठीक है। तो फिर आर्टिफ़िशियल क्या होगा? आर्टिफ़िशियल बनावटी अकाउंट्स को हम आर्टिफ़िशियल मतलब होता क्या है? जो बनाया गया हो, जिसे बनाया गया हो आर्टिफ़िशियल तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफ़िशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? तो देखो एक से ज़्यादा लोगों का अकाउंट कब बनेगा? राम एंड श्याम के अकाउंट कब बनेगा? जब उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ हो। तो ऐसे अकाउंट्स जिसको आर्टिफ़िशियल तरीके से बनाया गया होता है, उनको हम लोग आर्टिफ़िशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि देखो नेचुरल पर्सनल को अगर छोड़ दोगे ना, तो बाकी सारे पर्सनल अकाउंट क्या बन जाते हैं हमारे आर्टिफ़िशियल। किसी कंपनी का खाता आर्टिफ़िशियल, किसी बैंक का अकाउंट आर्टिफ़िशियल, किसी 2 लोगों का अकाउंट आर्टिफ़िशियल, कोई एसोसिएशन का अकाउंट आर्टिफ़िशियल, किसी दुकान का नाम आर्टिफ़िशियल, ठीक है। किसी एक आदमी का नाम नेचुरल पर्सनल, ओके? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बट व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये एक्चुअली वैसे अकाउंट होते हैं ना जो किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करने वाले, किसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट्स को ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नहीं समझ में आया कि क्या कहा आपने? किसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन? देखो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मुझे पता है ये रिप्रेजेंटेटिव में बहुत सारे लोग गड़बड़ होते हैं। एक शब्द है आउटस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बकाया, ठीक है। तो मान लो मुझे रेंट देना था 10 तारीख को अपने ओनर को। ड्यू टू सम रीज़न मैं अपने ओनर को रेंट नहीं दे पाया और मान लो कि 20 तारीख हो चुकी है, 10 दिन निकल चुका है। बट मुझे अपने बिज़नेस में रेंट को 10 तारीख के डेट में ही दिखाना है कि 10 तारीख को ही रेंट दिलाता है, बट दिलाया तो नहीं है अभी तक। हुँ, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अपने बिज़नेस में एक अकाउंट बनाएँगे, जिस अकाउंट में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है? अब ये रेंट देना किसको था? हमारे रेंट ओनर को, ठीक है? हमारा जो बिल्डिंग ओनर है उसको देना था। वो एक पर्सनल अकाउंट है, वो एक पर्सन है, तो उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट यानी रेंट बकाया है, किसका? हो सकता है हमारा जो बिल्डिंग ओनर हो उसका नाम हो, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा देखो, उसका नाम हो मोहन, ऑफ मोहन जी, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ मोहन जी। अब ये मोहन जी का जो खाता है वो तो एक पर्सनल अकाउंट है। लेकिन हम यहाँ पे मोहन जी के खाते को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके रेंट वाले अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं यूजिंग आउटस्टैंडिंग वर्ड। तो इस वजह से ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट का जो खाता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोहन जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस अकाउंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आ रहा है ज़्यादा लोड मत लीजिए, इसकी कोई ज़्यादा अभी हमें नीड नहीं पड़ने वाली है। एक होता है प्रीपेड, प्रीपेड रेंट टू मोहन जी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने मोहन जी को रेंट पहले ही दे दिया, मंथ लगने से पहले ही दे दिया, लेकिन हम दिखाना चाहते, जैसे हमने 5 तारीख को ही रेंट दे दिया है, लेकिन हमें दिखाना अपने बिज़नेस में 10 तारीख को ही है। हम रेंट के डेट को इधर-उधर नहीं करना चाहते हैं अपने बिज़नेस में। हम एक प्रॉपर क्लीन बिज़नेस का जो है हिसाब-किताब रखना चाहते हैं। सो हमने इसे मेंटेन कर दिया प्रीपेड रेंट के अंदर कि भाई हम तो पहले ही दे चुके हैं, देना था 10 को, दे चुके हैं 5 को। तो प्रीपेड रेंट कर देंगे और जिस दिन डेट आएगा रेंट का, उस दिन हम उसे मैनेज कर लेंगे। तो वो मैनेज कैसे होता है वो बात समझेंगे। तो यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड 2 ऐसे शब्द हैं जो अगर किसी के साथ लग जाएँ तो वो एक पर्सनल अकाउंट बन जाता है और वो भी रिप्रेजेंटेटिव टाइप का। नहीं समझ में आया, लोड नहीं लेना है, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार इन्हें देख लेना। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स को फिर से बताया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, आर्टिफ़िशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। आई होप मैंने जो बताया वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई होगी पढ़ के देखना, हो जाएँगी क्लियर, तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है।
व्हाट डू यू मीन बाय इम्पर्सनल? जैसे हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स 2 टाइप के होंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो भैया पर्सनल तो समझ गए, पर्सनल के 3 टाइप भी समझ गए। इम्पर्सनल का क्या लोचा है थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं। अब इम्पर्सनल जैसा कुछ होता नहीं है, पहली बात तो ये है। मतलब आप ऐसा समझो, या तो पर्सनल है या तो इम्पर्सनल है। पर्सनल, इम्पर्सनल, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ 2 नंबर्स हैं, या तो वो पॉज़िटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। तो आपने कहा ठीक है, ये लॉजिक तो सही है कि अगर कोई नंबर पॉज़िटिव है तो ठीक है, नहीं तो वो नेगेटिव होगा, सिंपल। वैसे ही अगर कोई खाता पर्सनल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो इम्पर्सनल। जैसे मैं आपसे एक छोटा-सा शब्द बोलूँ कि क्या इसमें हमने कहीं भी कैश का ज़िक्र किया? इस पूरे सेशन में अभी तक हमने कहीं कैश का ज़िक्र किया? नहीं। कैश क्या पर्सनल हो सकता है? तो पहले मिलाओ। कैश किसी आदमी का नाम है क्या? नहीं। कैश किसी दुकान का नाम है क्या? नहीं। कैश कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है? नहीं। कोई एसोसिएशन है? नहीं। कोई कंपनी है? नहीं। तो फिर कैश पर्सनल होगा? नहीं। तो पर्सनल नहीं होगा कैश तो क्या होगा? इम्पर्सनल होगा। सिंपल। अगर कोई खाता पर्सनल नहीं है तो वो क्या होगा? वो इम्पर्सनल होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो वी कैन से दैट अकाउंट व्हिच कैन नॉट बी पर्सनल आर नोन एज़ इम्पर्सनल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई अकाउंट अगर पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है। लेकिन इम्पर्सनल को हम लोग 2 भागों में बाँट के पढ़ते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि अकाउंट अगर पर्सनल है तो पर्सनल में जाएगा, नहीं है तो इम्पर्सनल में जाएगा। लेकिन इम्पर्सनल में आते ही इसके 2 टाइप्स कर देंगे। एक को हम बोलेंगे रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते, और दूसरे को बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते होंगे, और कुछ ऐसे खाते होंगे जिनका बस नाम चलता होगा, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हैं? ऐसे भी खाते होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं। क्या आपने कमीशन कभी देखी है क्या? मुझे बताओ कि कमीशन जैसी कोई चीज़ होती है क्या? हाँ, होती है ना। जब हम कोई सामान बिचवाते हैं किसी का, तो उसके बदले में वो हमें पैसा देता है, इसी को हम कमीशन कहते हैं। तो इसमें कमीशन कहाँ है? आपको मिला क्या? आपको तो पैसे मिले ना, आपके हाथ में तो कैश आया, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आपके हाथ में कैश आया, और कैश एक रियल अकाउंट है। तो ये कमीशन क्या था फिर? कमीशन था नाम का, बस उसका नाम था। वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता रियल में ना। ओके, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है इस बात में। नॉमिनल खाते वैसे खाते होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओके, क्या किसी ने सैलरी देखी है? क्या सैलरी जैसी कोई ऐसी वस्तु है क्या जिसको हम लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं? नहीं। सैलरी या तो हम कैश के फॉर्म में देते हैं या बैंक में देते हैं उसके। कभी सैलरी जैसी कोई वस्तु तो देखी नहीं है हमने। तो सैलरी क्या है? सैलरी तो बस नाम के लिए होती है। एक रियलिटी में क्या मिलता है? या तो कैश में पैसे जाते हैं या तो बैंक में जाते हैं। ओके, मतलब सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है। हुँ। तो फिर रेंट भी नॉमिनल होगा, क्योंकि रेंट जैसा कुछ तो होता नहीं है, रेंट हम लोग कैश के फॉर्म में पे कर देते हैं। हाँ, क्या मोबाइल रिचार्ज ये भी नॉमिनल है? हाँ, डिस्काउंट मेबी यस, डिस्काउंट इज़ आल्सो नॉमिनल। ओके, अब कुछ-कुछ क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि जो चीज़ें रियल में एग्ज़िस्ट नहीं करती है लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं अपने बिज़नेस में, उन्हें हम नॉमिनल कहते हैं। एग्ज़ैक्टली, यही बात होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, नॉमिनल तो समझ गए। रियल? रियल जो रियलिटी में होती है, क्या ये मोबाइल रियलिटी में है? एग्ज़ैक्टली, क्या ये पर्सनल अकाउंट है? एग्ज़ैक्टली नॉट। तो मतलब ये पर्सनल नहीं है, और ये रियलिटी में है भी, तो मतलब ये रियल अकाउंट हो गया, डेफ़िनेटली। क्या ये घड़ी, इस घड़ी में अभी एक्चुअली 11:30 के आस-पास हो रहा है। क्या ये घड़ी ये पर्सनल अकाउंट है क्या? नॉट। क्या ये नाम मात्र का है या ये रियलिटी में एग्ज़िस्ट करता है? एग्ज़िस्ट करता है, तो ये रियल अकाउंट है। ठीक है। कैश अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए। कैश पर्सनल नहीं है। क्या कैश नाम मात्र का होता है? नहीं, कैश तो रियलिटी में एग्ज़िस्ट करता है, तो रियल अकाउंट है। मतलब
जो वस्तुएँ हमारे बिज़नेस में होती हैं, रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती हैं, उन्हें हम रियल अकाउंट कहेंगे, बट वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। ओके, समझ गया। मतलब पर्सनल को पहले तो हटा दो। पर्सनल है तो उसको हटाओ। अब पर्सनल के बाद सोचो, क्या रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती है? हाँ, करती है, रियल हो गया। क्या एग्ज़िस्ट करती हैं? नहीं करती हैं, नॉमिनल हो गया। बस बात खत्म। आ जाओ डेफिनिशन पे आ जाते हैं। All those accounts which represent the value of current assets or liability of your firm or company are known as real accounts. तो थोड़ा सा फैंसी डेफिनेशन है, बट ऐसे समझो कि वो सभी अकाउंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हमारे कंपनी में कौन कौन सी एसेट्स हैं। एसेट्स बोले तो संपत्तियां, कौन कौन सी संपत्ति हैं और कौन कौन से दायित्व हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रियल अकाउंट। जैसे लोन एक प्रकार का हमारा दायित्व होता है, तो उसे हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, आगे चल के समझेंगे इस बात को। तो फिलहाल के लिए रियल अकाउंट क्या समझे आप, कि वो सभी चीज़ें जो हमारे बिज़नेस में एग्ज़िस्ट करती हैं, जो हमारे बिज़नेस की एसेट्स हैं, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। नाउ जैसे बिल्डिंग एग्ज़िस्ट करती है भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। कैश, यस। स्टेशनरीज़, व्हाट? स्टेशनरीज़, अरे वो बिल बुक, वो पेन जिससे आप लिखते हो, और भी कुछ, कार्बन पेपर, ये सब सब स्टेशनरीज़ के सामान में आएँगी। इन्वेंटरीज़, इन्वेंटरीज़ क्या होती हैं? जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो, गुड्स को ही हम इन्वेंटरी कहते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इनको 2 भागों में बाँटने किसको? अच्छा, पर्सनल को हमने 3 में बाँटा था, नेचुरल, आर्टिफ़िशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ओके। रियल को हम लोग 2 भागों में बाँट रहे हैं, किसमें? टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, ओके। टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, दिस वन, टेंजिबल रियल अकाउंट्स। बट मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू, मेरी कंपनी के रेपुटेशंस, उसका लोगो, क्या इन्हें हम छू सकते हैं? डेफिनिटली नॉट। बट ये हमारे बिज़नेस की संपत्ति हैं। एप्पल का मान लो इस फ़ोन पे एक नाम लगा हुआ है, सैमसंग, राइट? ये जो वर्ड है ना, जिसकी वजह से मेरा इस फ़ोन के ऊपर ट्रस्ट है और मैं इस फ़ोन को परचेज़ करूँगा। यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा नाम लिखा होता है जिसका नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है, मैं डेफ़िनेटली उस फ़ोन को नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि उसका जो एक इनटेंजिबल एसेट है वो मिसिंग है। मतलब हमारे बिज़नेस का नाम, लोगो, उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसका रेपुटेशन, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, हमारे बिज़नेस का जो मार्केट में नाम है वो काफ़ी अच्छा है ना? तो ये हमारे बिज़नेस के लिए इंटेंजिबल एसेट की तरह वर्क करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डेफ़िनेटली हम अपने बिज़नेस में छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी के सभी टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल, इंटेंजिबल आई थिंक क्लियर हो गया। जैसे बिल्डिंग हो गया, देख सकते हो, छू सकते हो, घुस सकते हो उसके अंदर। कैश, हाँ। स्टेशनरीज़, हाँ। इन्वेंटरी, हाँ। ये सभी के सभी क्या हैं? टेंजिबल है। बट जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। किधर गया भाई? ठीक है? जो फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं होता है, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। जैसे गुडविल, आपका अच्छा बर्ताव, आपकी अच्छी सर्विसेज़, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लोगो, बिज़नेस का नाम, ये सभी के सभी आपके बिज़नेस का क्या होता है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। मतलब एक तरह का ऐसा संपत्ति है, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, एप्पल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, वो प्रॉफ़िट ही कमाता है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अदर ब्रांड्स, जिनका ट्रस्ट है, जिनको लोग सपोर्ट करते हैं, जिनके ये प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मार्केट वैल्यूज़ हैं। दैट्स व्हाई लोग उन्हें खरीदते हैं। तो इस तरह से एसेट्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल ऐसे समझ लेना। रियल अकाउंट्स को हम 2 भागों में बाँटते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज़ नॉमिनल। ऐसे अकाउंट्स जो बस नाम मात्र के होते हैं, उन्हें हम नॉमिनल कहते हैं और ये अकाउंट्स रिलेटेड होते हैं इनकम से, एक्सपेंस से, प्रॉफिट से, लॉस से, जनरली यही होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहे हो तो लॉस है या एक्सपेंस है, डिस्काउंट ले रहे हो तो प्रॉफिट है।
और अगर किसी को रेंट दे रहे हो तो एक्सपेंस है, रेंट ले रहे हो तो इनकम है। तो वैसे खाते जो इन सब चीज़ों से संबंधित होते हैं उन्हें हम नॉमिनल कहते हैं, या नॉमिनल का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दिया था, जो एक्ज़िस्ट ही नहीं करता है या जो रियल नहीं है, सिंपल ऐसा समझो। पर्सनल नहीं है तो वो इम्पर्सनल होगा, अब इम्पर्सनल में या तो रियल होगा या तो नॉमिनल होगा। तो इस आधार पे ना हमारे पास 3 खाते निकल कर आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है यही 3 खाते, अगर आप समझ गए तो मान लो आपको उसका टाइप नहीं जानने, आप 3 खाते समझो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एक बार क्विक रिव्यू कराता हूँ। पर्सनल किसे कहते हैं? वैसा अकाउंट जो किसी एक आदमी, किसी एक कंपनी, किसी एक एसोसिएशन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी बैंक, इन चीज़ों से संबंधित होता है। चूँकि बैंक भी एक कंपनी है, सो इन चीज़ों से संबंधित होता है तो उसे हम पर्सनल कहेंगे। ओके, मतलब हाँ, इतने टाइप के खातों को हम पर्सनल में डाल सकते हैं। ओके, इसके 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल, आर्टिफ़िशियल, रिप्रेजेंटेटिव, कभी और बात करेंगे। उसके बाद जो बच गए वो इम्पर्सनल होते हैं, बट इम्पर्सनल में 2 टाइप्स होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो 3 हो गए ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है सर, समझ गए, पर्सनल को साइड करते हो। पर्सनल को साइड करने पे बचा इम्पर्सनल, लेकिन इम्पर्सनल को 2 भागों में बाँट लेते हैं, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। ओके, रियल में जब हम आते हैं तो हमें ये फ़ील होता है कि जो चीज़ें रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती हैं, जो हमारे बिज़नेस की संपत्ति हैं या लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ बोले तो दायित्व हैं, हमारे ऊपर जो कर्ज़े हैं, किसी और से लिया हुआ पैसा है, उधार में ली गई वस्तुएँ हैं, वो सभी की सभी रियल अकाउंट्स में आती हैं। हुँ, वो सभी के सभी रियल अकाउंट्स में आती हैं। ठीक है? कैश रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, मशीनरीज़ बिज़नेस में लगी हुई मशीनरीज़ रियल अकाउंट है, फर्नीचर जिस पे हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, रियल अकाउंट्स हैं, और उसके अलावा हमारा गुडविल, अच्छा व्यवहार, रियल अकाउंट है, हमारा पेटेंट राइट्स, रियल अकाउंट है, हमारे बिज़नेस का ब्रांड लोगो, रियल अकाउंट है। तो ये तमाम रियल अकाउंट्स हो गए, तो फिर नॉमिनल क्या है? अच्छा, बिज़नेस में होने वाले कुछ ऐसे चीज़ें जिनका कोई ख़ास मतलब बनता नहीं है, जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, जैसे किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, नॉमिनल है, नाम मात्र का है। किसी को सैलरी दे रहे हो, नाम मात्र का है। किसी को रेंट दे रहे हो, नाम मात्र का है। कोई कमीशन दे रहे हो या ले रहे हो, नाम मात्र का है, उसका कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस है नहीं। हालाँकि इम्पोर्टेंस तो है, बट एक्ज़िस्ट नहीं करता है, सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि एक्ज़िस्ट नहीं करता है। ओके। तो सर इतना तो समझ में आ रहा है कि पर्सनल को हटा दो, पर्सनल के बाद रियल्स को हटा दो, जो बच गए नॉमिनल में डाल दो। हाँ, यही करना है। अब आ जाओ, यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है कि भाई अकाउंट्स हैं, अकाउंट 3 प्रकार के दिख रहे हैं हमें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सिंपली आप यहाँ पे देखो, ये पर्सनल हो गए, ये रियल हो गए और ये नॉमिनल हो गए। पर्सनल के 3 टाइप दिख रहे हैं हमें, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और रियल के 2 टाइप दिख रहे हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। आई होप आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अकाउंटिंग हमने बहुत डिटेल में समझ लिया है और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अकाउंटिंग वाला पार्ट था। अब अगर आपको अकाउंट्स पहचानने नहीं आया तो फिर आप अकाउंटिंग में थोड़े से कम रह सकते हैं, लो रह सकते हैं। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे डीप डाइव नहीं करनी है चीज़ें, मुझे सिखाना है टैली, और टैली सिखाने के लिए जितनी अकाउंटिंग की नीड है, मैं बस वो बता दूँगा आपको। और अगर किसी को चुल मची है कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा डीप में अकाउंटिंग सीखनी है, तो भाई 1 साल आप 11th में कॉमर्स पढ़ो, 1 साल आप 12th में कॉमर्स पढ़ो, एंड तब जाकर आपको अकाउंट्स में थोड़ी डीप नॉलेज होगी। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से करते हो, तब जाकर आपको, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है अकाउंट्स का, उसको मैंने बहुत शॉर्ट एंड समराइज़ करके आपको बताया। इतना बताया जितने से कि आपको टैली समझ में आने लगे, ठीक है? अभी तक मैंने 2 बातें बताई हैं, टर्मिनोलॉजीज़ समझाई हैं, पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो जो कि ये है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि अकाउंट्स को कैसे पहचानते हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि अकाउंट्स के टाइप्स कौन-कौन से हैं, तो इनफ है। क्योंकि जब आप टैली पे काम करने जाओगे और आपके सामने कोई अकाउंट आएगा, आप झट से पकड़ लोगे कि भाई ये अकाउंट है और इसका टाइप ये होगा
और इस पे ये गोल्डन रूल अप्लाई होगा, वो सब मेंटली चलेगा, आपको कुछ ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को साथ-साथ प्रैक्टिस करते चल रहे हो और जो मैं पीडीएफ आपको इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहे हो अगर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आई होप तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही हो और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। बट गोल्डन रूल्स को जानने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना है, बहुत अच्छे से सीख कर आना है। क्योंकि अगर आपने अकाउंट्स नहीं समझा, मैं फिर से बता रहा हूँ, टैली एक ऐसा टॉपिक है ना या एक ऐसा मैं कहूँ कंप्यूटर कोर्स है जिसको समझने के लिए आपको हर एक क्लास को आप बीच में से कहीं से शुरू नहीं कर सकते हो। आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो, आपको बीच में से कहीं से समझ में आ जाएगा। आप एक्सेल पढ़ रहे हो, मेबी समझ में आ जाए बीच में से, लेकिन टैली नॉट पॉसिबल भाई। अगर आपने एक भी क्लास मिस की है, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो और आप डायरेक्टली इस क्लास में आए हो, आपको डेफ़िनेटली नहीं समझ में आएगा। तो ज़रूरी है कि आप अकाउंटिंग्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, अकाउंट्स के टाइप्स को देख लो, उनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को आप देख लो और फिर हम गोल्डन रूल्स को सीखेंगे। तो डेफ़िनेटली गोल्डन रूल्स कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स समझ में आ गए, तो आपको गोल्डन रूल ईज़िली क्लियर हो जाएँगे। बट फिर कह रहा हूँ, अगर अकाउंट्स नहीं क्लियर हुए हैं, गोल्डन रूल नहीं समझ में आएँगे, गोल्डन रूल नहीं समझ में आएँगे, एक भी ट्रांज़ैक्शन नहीं बनेगा, एक भी ट्रांज़ैक्शन नहीं बनेगा, टैली नहीं सीख पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आई होप आप उन चीज़ों को रिवाइज करोगे। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।